नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या तो इक्विटी प्रेफरेंस एग्जाम में डिस्टिंग्विश आता है, या तो प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स आते हैं, वो तो अपन ने वीडियो नंबर 1 जो डिस्टिंग्विश में ही कवर अप कर लिया। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये नॉर्मली 8 मार्क के रूप में आता है, और तुम्हारे सामने यहाँ पे मैंने शेयर भी किया है। देखो कितने बार पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार पूछा हुआ है ये अलग अलग प्रकार टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या तुमको ये दिख रहा है जो मैंने शेयर किया है? यस सर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टडी करेंगे। सबसे पहले शेयर्स के दो प्रकार हैं, तुम जानते हो, ठीक है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। ओके, सो एक कंपनी कैन इश्यू दो प्रकार के शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। सो एक कंपनी है एलिजिबल दो प्रकार के शेयर्स इश्यू करने के लिए, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तुम बोलोगे सर बोनस शेयर्स वो इक्विटी का ही एक रूप है, फुकट का डिविडेंड। तुम बोलोगे राइट शेयर सर वो इक्विटी शेयर्स ही है, ठीक है ना। तुम बोलोगे एसॉस एम्प्लॉय स्टेट ऑप्शन एसॉस करके है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, वो भी इक्विटी शेयर्स ही है एक प्रकार का, ठीक है ना। सो ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन वो इक्विटी शेयर्स है। अभी हम प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकार में हैं। सो अभी हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करती है उसके पास ऑप्शंस है, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इश्यू करे, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे, वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे, ठीक है ना, वो चाहे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स इश्यू करे, वो चाहे तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे। इसके बाद आएगा पांचवा नंबर विच इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी चाहे तो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे। फिर सातवां ऑप्शन कंपनी के पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे, जो अभी सातवां प्रकार आएगा। दे कैन इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दे कैन नहीं, दे हैव टू, मैं बताऊंगा इसमें जब एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में दे कैन नॉट इशू रिडीमेबल, लेकिन एक प्रकार है नॉन रिडीमेबल या रिडीमेबल प्रकार है, बट आज की तारीख में इशू नहीं कर सकते, वो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। सो तुम्हारे सामने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ रहा है, एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ड्राइंग के साथ हम दिखा रहे हैं तुमको। सो तुम क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकार है 8, लेकिन बेसिक लेवल पे तुम उसको 4 भाग में बांट सकते हो। कौन से 4 भाग? पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। तीसरा है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। और चौथा है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, या नॉन नॉन तो वो यूज नहीं करते, इरिडीमेबल। लाल कलर इसलिए दिया है मैंने कि आज के तारीख में इरिडीमेबल अलाउड नहीं है, बट कंसेप्ट तुमको जानना जरूरी है। क्या यहाँ तक सब लोग मेरे साथ है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कंफर्म करो। यस सर। यस सर। यस। ठीक, अब ध्यान से सुनना, और मैं शुरू कर रहा हूँ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, ध्यान में सुनना। तो जो भी इसका भी आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट करो। वेदांत बेटा म्यूट किया कर अपने आप को। ओके, नाउ सब लोग को आवाज आ रही है मेरी ठीक से? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ऐसे सोचो,
2019 में एक कंपनी ने 1,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया। मैंने तुमको बताया था प्रेफरेंस शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड तय रहता है। लेट अस प्रेज्यूम रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। सो इनटू 10% साल में डिविडेंड कितना देना होगा? 10,000 रुपया। डू यू एग्री? डू यू एग्री? Yes, sir. नाउ कंपनी ये डिविडेंड दे नहीं पाई। 2019 में कंपनी ने पैसा तो लिया बट डिविडेंड नहीं दे पाई। ठीक है, 2020 में, वैसे 19 मतलब 18-19 फाइनेंशियल ईयर, 2020 में ये 1,00,000 तो था ही, तो वापस से डिविडेंड वापस से इश्यू नहीं किया है, तो वापस से डिविडेंड आता है 10,000। अभी क्या हुआ, कंपनी कोविड ले लो या प्रॉब्लम ले लो, कंपनी वापस से डिविडेंड नहीं दे पाई। ठीक है, अब आता है 2021, 2021, डिविडेंड वापस से सेम रहेगा। याद रखो प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड सेम रहता है, बदलता नहीं है। नाउ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसा सोचो तुम कि तुमको मैंने बोला कि अपने क्लास में अकाउंट्स के करीबन 50 सम्स हो जाएंगे कल परसों तक। मैं बोलूंगा 3 दिन में मुझे 50 सम चाहिए। तुम बोलोगे सर हमने 20 ही सॉल्व किया। मैंने बोला नहीं, बाकी के जो पुराने तुमने मिस किए सारे कवर अप करो। तो तुमको पुराना बैकलॉग कवर अप करना पड़ेगा। डू यू एग्री? यस और नो? यस और नो? जवाब दो। Yes, sir. उसी प्रकार से कंपनी ने ये जो डिविडेंड मिस किया, यदि क्यूमुलेटिव टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स है तो कंपनी को डिविडेंड इस साल 30,000 देना पड़ेगा। मतलब कि ये जो इस साल का और ऑफ कोर्स इस साल का, सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? जो भी पिछले साल का डिविडेंड कंपनी ने मिस किया है, ये वाला पार्ट, यदि कंपनी किसी कारणवश वो डिविडेंड नहीं दे पाई उन पर्टिकुलर सालों में, तो इस साल का डिविडेंड भी लागू होता है, लेकिन पिछले साल का डिविडेंड जो पेंडिंग है वो तो देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बैंक में 1,00,000 रुपया जमा किया फिक्स डिपॉजिट में, बैंक तुमको 12% इंटरेस्ट देने वाला है। 1 महीने का 1,000 होता है, तो 10 महीने बीत गए तो कितना जमा हुआ? टेल मी इंटरेस्ट कितना जमा हुआ? 10,000 जमा हुआ 10 महीने का। डू यू एग्री? डू यू एग्री? Yes. उसी प्रकार से ये जैसे जमा होते जा रहा है, हाँ कंपनी ने दे दिया होता तो प्रॉब्लम ही नहीं था। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कब लागू होता है? यदि पिछले कोई फाइनेंशियल ईयर का किसी कारणवश यदि कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो उस साल का डिविडेंड जमा होगा और इस साल का डिविडेंड के साथ कंपनी को देना पड़ेगा। मतलब लैप्स नहीं होता है, ये डिविडेंड जमा होते जाता है। इस साल कंपनी ने जमा किया या कमाई किया, प्रॉफिट किया 50,000 रुपीज, तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है, एनपी नेट प्रॉफिट है। तो इसमें से इक्विटी शेयर का डिविडेंड नहीं दे सकते क्योंकि इक्विटी शेयर का लास्ट नंबर आता है। तो ये 50,000 में से 30,000 कंपनी को पहले देना पड़ेगा। 50 माइनस 30 बचेगा 20,000। इस 20,000 में से ही कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाएगी। मतलब कि कंसेप्ट क्या है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस का, कि यदि डिविडेंड किसी साल किसी कारणवश का, कारण तो सिंपल है, प्रॉफिट नहीं कर रही कंपनी और स्टैंडर्ड कारण कोविड का है, 2020 में यदि डिविडेंड नहीं दे पाई प्रेफरेंस का, तो उस साल जो डिविडेंड नहीं दे पाई वो जमा होगा और इस साल का डिविडेंड मिलाकर, पूरा मिलाकर कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा।
यदि कम पड़ता है इस साल तो कोई बात नहीं, वापस से जमा होगा और अगले साल देना पड़ेगा। लेकिन कायदा ये बोलता है जब तक तुम पूरा प्रेफरेंस डिविडेंड क्लियर नहीं कर देते तब तक तुम इक्विटी को डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर रैंक लास्ट होता है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब तक प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पेंडिंग है तब तक इक्विटी शेयर को कायदे से डिविडेंड नहीं दे सकते। क्या ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो ये जो प्रकार था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का था। यस, बाकी लोग सबको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नॉन क्यूमुलेटिव में आते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसमें यदि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया 2019 को, वो लैप्स हो जाता है, गया। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा प्लान 2 GB का दिन का है, तुम 1.5 GB आज यूज करते हो, क्या ये 500 MB कल के लिए क्यूमुलेट होगा क्या नहीं होगा? क्या लगता है तुमको, क्यूमुलेट होता है कि नहीं होता है तुम्हारा? क्या लैप्स हो जाता है? बोलो। लैप्स होता है सर। लैप्स हो जाता है। उसी प्रकार से यदि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, 2019 को डिविडेंड नहीं दे पाई तो गया, लैप्स हो गया, कोई जमा नहीं होगा। 2020 को नहीं दे पाई, वो भी लैप्स हो गया, जमा नहीं होगा। बस ये साल का फिर 10,000 ही देना है कंपनी को, 30,000 देने की कोई जरूरत नहीं, 10,000। लेकिन कॉमन सेंस है, जब कंपनी नॉन क्यूमुलेटिव तुम बोलोगे फिर तो कंपनी यही प्रकार का नॉन क्यूमुलेटिव इश्यू करना चाहिए, पर खरीदेगा कौन? यदि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो मुझे पता है मेरा डिविडेंड जमा नहीं होगा, तो मैं तो कंपनी को बोलूंगा भाई 1,00,000 रुपए मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को रिस्क है, तुमने डिविडेंड नहीं दिया तो मेरा तो जमा नहीं होता। तो इसलिए मेजोरिटी कंपनीज कौन सा प्रकार का इश्यू करते हैं, क्यूमुलेटिव क्या नॉन क्यूमुलेटिव? क्या लगता है तुमको कौन सा इश्यू करेंगे? बोलो। सार्थक, कौन सा इश्यू करना चाहेगा तू? सर क्यूमुलेटिव। क्योंकि एज अ कंपनी तुमको क्यूमुलेटिव ही करना पड़ेगा, नहीं तो लोग पैसा देंगे नहीं प्रेफरेंस शेयर्स का। अच्छा, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर से पहले बोला ही नहीं है कौन सा प्रकार, तुम वो कंफ्यूज हो गए हो, नहीं बोला है तो वो ऑटोमेटिक क्यूमुलेटिव ही माना जाएगा। लेकिन कंपनी बहुत क्लियरली बोलती है कि ये क्यूमुलेटिव है या नहीं है, ठीक है ना? सो कंपनी इज वेरी क्लियर कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है कि नहीं। क्या सबको समझ में आया, यस और नो, ये पॉइंट? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? Yes, sir. तो नॉन क्यूमुलेटिव में प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड किसी साल मिस हो गया, फॉर एग्जांपल 2019 का और 2020 का 10-10 हजार मिस हो गया, तो दोनों लैप्स हो जाएंगे। 2021 में कंपनी को सिर्फ 10,000 देना पड़ेगा यदि वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। यदि वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता तो कंपनी को 2019 का 10,000, 2020 का 10,000 और 2021 का 10,000, ऐसा 30,000 देना पड़ा होता, क्योंकि 20,000 जो पिछले 2 साल नहीं दिया उसका डिविडेंड जमा हुआ, क्यूमुलेट हुआ, और पूरा मिलाकर 20 प्लस इस साल का 10, 30 हुआ। इस साल जब तक कंपनी 30,000 नहीं देती प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को, तब तक वो इक्विटी शेयर को डिविडेंड नहीं दे सकती। ये क्यूमुलेटिव का प्रकार है। यदि नॉन क्यूमुलेटिव है, उसमें डिविडेंड जमा नहीं होता है, 10-10 हजार लैप्स हो गया, बस इस साल का डिविडेंड देना है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फेमस नहीं है क्योंकि मार्केट भाव नहीं देते कंपनी को, फिर इसलिए कंपनी को मजबूरन क्यूमुलेटिव, कंपनी के लिए तो फायदेमंद नॉन क्यूमुलेटिव है, कोई डिविडेंड नहीं दिया तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन फिर 1,00,000 रुपए जो कंपनी को मिलना था वो कोई देगा नहीं, इसलिए कंपनी हमेशा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही इश्यू करती है। क्या क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव सबको क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। अभी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में आ रहा हूं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अभी सबसे पहले एक कंपनी है, उसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग अजीब आ रहा है, 1,00,000 रुपए का, और साधारण डिविडेंड 10% है, 10%। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना मिलेगा? 10,000। ये क्या है? डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड साल में दिया जाएगा, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है।
यहां तक तुम लोग मेरे साथ हो? यहां तक सबको समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यहां तक Yes, sir. clear है? ठीक है। अभी क्या होता है, इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है 50,000 रुपीज, 50,000। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी है, इक्विटी भी है। नाउ टेल मी, सबसे पहले डिविडेंड इक्विटी को दिया जाएगा क्या प्रेफरेंस को दिया जाएगा? सबसे पहले सॉरी, प्रेफरेंस सर। सो कंपनी क्या करेगी, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड देगी कि भाई तुम्हारा 10,000 ले लो। सो क्यूमुलेटिव की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने पे किया। नहीं पे किया हो तो जमा हुआ रहता, लेकिन जमा होने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कंपनी ने पे किया। क्यूमुलेटिव है लेकिन पे हो गया, मतलब अगले साल का मिलेगा, इस साल का दे दिया तो फिर जमा करने की जरूरत नहीं क्योंकि दे दिया। नाउ तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना बचा मुझे बताओ। नेट प्रॉफिट कितना बचा? 50 माइनस 10 कितना होता है बताओ, कितना बचा मुझे बताओ। 40,000. 40,000। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स लाइन में आ गए, प्रेफरेंस को दे दिया, अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स का टर्न। नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिलता है, तो कंपनी इक्विटी शेयर्स को बोलती है लो भाई जा जी ले अपनी जिंदगी, 25,000 का डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स डांस करते हुए हमको 25,000 मिला। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम कंपनी के पास कितना बचा इक्विटी डिविडेंड देने के बाद, कितना बचा? कौन बताएगा, कौन बताएगा? 15,000 बराबर है, डू यू एग्री? यस सर। अच्छा, अभी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है जिनको बेसिक डिविडेंड 10,000 मिल चुका है, लेकिन कंपनी आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर जो 15,000 बचता है, कंपनी एक और बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोलेगी ले भाई और 5,000 रुपए ले ले डिविडेंड। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। बचेगा कंपनी के पास 10,000, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला 10,000 बेसिक लेवल पे और 5,000 लेवल पे भी मिल गया। सो डू यू एग्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना मिला? 10,000 प्लस 5,000। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स है जिनको बेसिक डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा रहा और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट बचता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जा सकता है। मीनिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट इफ देर इज एनी। ऑफकोर्स 10,000 से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 5,000 भी मिला तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस साल डिविडेंड मिला 10,000 प्लस पार्टिसिपेट किया उन्होंने 5,000 में एक्स्ट्रा। सो कुल डिविडेंड हुआ उनका 15,000, लेकिन डिविडेंड रेट उनका 10% ही रहेगा। सो आई होप तुमको समझ में आया कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो है जिनको बेसिक लेवल पे डिविडेंड मिलता है 10,000। ऑफकोर्स ये मैं 10,000 स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, तो ज्यादा कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। सो बेसिक रेट जो तुम्हारा डिविडेंड वो तुमको मिल गया पूरा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बचा तो तुमको एक और बार थोड़ा बहुत मिल सकता है, जैसे कि तुम जैसे केक खा रहे हो, ठीक है, किसी का बर्थडे, सबको एक एक पीस दिया जा रहा है, तुमने एक पीस खा लिया और फिर वो लोग बोलते हैं जिसको चाहिए एक्स्ट्रा है आ जाओ, तुम भाग के जाते हो, पहले पहुंच जाते हो, तो तुमको एक और बार सेकंड केक पेस्ट्री का पीस मिल जाता है। ऐसा तुमने किया भी होगा, मिला भी होगा तुमको। क्या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का बेसिक लॉजिक सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अभी कंपनी जब बंद हो जाती है, अब इसको में ये पहला प्रकार है पार्टिसिपेटिंग का, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो रकम है, प्रेफरेंस शेयर्स ने कंपनी को दिया है 1,00,000 रुपया, ठीक है, 1,00,000 दिया है। अभी डिविडेंड तो ठीक है वो पार्टिसिपेट का, और इक्विटी शेयर्स ने दिया है, इक्विटी शेयर्स ने दिया है 1,00,000 रुपया। अभी क्या हुआ है, कंपनी बंद हो गई है, लिक्विडेट हो गई है, बंद हो गई है, और
बंद होने के बाद कंपनी को जमीन का अच्छा कीमत मिलता है। कंपनी लैंड बेचती है, सेल ऑफ लैंड, जिसमें कंपनी को मशीनरी का कीमत ज्यादा नहीं आता। 3 लाख कंपनी को मिल गया जमीन का। 3 लाख में से नाउ टेल मी, प्रेफरेंस और इक्विटी लाइन में खड़े हुए पहले पैसा किसको दिया जाएगा, इक्विटी को क्या प्रेफरेंस को? प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस को लाख रुपए दे दिया, फिर इक्विटी को दे दिया, कितना बचा? 2 लाख रुपया। सो ये 2 लाख रुपए में से बचा 1 लाख रुपया। इसमें से वापस से प्रेफरेंस होल्डर को और 20-30 हजार रुपया दिया जा सकता है। मींस जब कंपनी बंद हो जाती है तो बेसिक लेवल पे प्रेफरेंस को ओरिजिनल जो उनका प्रिंसिपल रकम है वापस मिलता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को लौटाया जाता है, फिर भी पैसा बचा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया लैंड जमीन का कीमत तुमको अच्छा मिल जाता है, ठीक है ना। बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, बाकी मशीनरी फर्नीचर तो कौड़ियों के दाम बिकता है, लेकिन जमीन तो हमेशा एप्रिसिएट होता है। इसलिए लैंड और बिल्डिंग का जो तुमको कीमत मिला वो शेयर वैल्यू जो लौटाना था उससे ज्यादा मिला। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को ऐसा हो सकता है कि किसी साल जो डिविडेंड मिला उसके बाद सरप्लस प्रॉफिट है तो एक और बार डिविडेंड मिल सकता है। उसी प्रकार से जब कंपनी बंद हो जाती है, प्लीज नोट, कंपनी बंद हो चुकी है और फिर कंपनी के संपत्ति बेच के जो लायबिलिटीज थे वो रिपे कर दिया, सब लायबिलिटीज रिपे होने के बाद जमीन बचा था वो 3 लाख रुपए में बेचा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओरिजिनल जो प्रिंसिपल रकम था 1 लाख लौटा दिया, फिर इक्विटी को लौटा दिया 1 लाख, अभी भी 1 लाख बचा है। टेक्निकली 1 लाख तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, लेकिन यदि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो इसमें से उनको 20-30 हजार दिया जाएगा, मतलब बाकी का 80 ऑफकोर्स इक्विटी को जाएगा। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 2 जगह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन से 2 जगह? एक तो सरप्लस नेट प्रॉफिट में उनको डिविडेंड एक और बार दिया जा सकता है, और जब कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, उसके बाद उनको पैसा लौटाने के बाद, इक्विटी को लौटाने के बाद कुछ पैसा बचता है तो वहां भी वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, यदि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा तो उनको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ना उनको डिविडेंड एक्स्ट्रा मिलेगा। उनको जो डिविडेंड साल का मिलना है 10,000 वही मिलेगा, भले ही कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट्स है तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा यदि नॉन पार्टिसिपेटिंग है। नॉन पार्टिसिपेटिंग में उनको सिर्फ 10,000 बेसिक लेवल पर डिविडेंड मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैनॉट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, कैनॉट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस कैश फ्लो आफ्टर लिक्विडेशन जो बचा हुआ। क्या नॉन पार्टिसिपेटिंग सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट विच इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नाउ मैं कुछ ड्राइंग करूं। ये प्रेफरेंस शेयर्स है, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर ये बड़ा दुखी है क्योंकि ये जिंदगी भर इक्विटी शेयर ही रहेगा, ये कभी नहीं, इसको मैं इसकी स्माइल कम कर दूं, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकता। सो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? सपोजिटली ये प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कुछ साल बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछा जाता है क्या आपको कन्वर्ट होना है। वो वाली बात है 11th में, आई थिंक हर्ष का मैथ्स है, मैंने बोला था यदि कुछ प्रॉब्लम आया तो 12th में, मेरा खुद का लाइफ ले लो, मेरा 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स था बीवाईके कॉलेज में, 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन 12th में मैंने इज्जत से एसपी में कन्वर्ट करके लिया, तभी क्लासेस भी नहीं थे और मैथ्स मेरे लिए था भी नहीं, मतलब मेरे लायक था भी नहीं, मैं मैथ्स में स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो मैंने क्या किया, 11th से 12th में आया तो मैंने मैथ्स से एसपी में कन्वर्ट किया, लेकिन आज तक मैंने एक भी बंदा ऐसा देखा नहीं है जो एसपी से मैथ्स में कन्वर्ट हुआ है, वो कभी नहीं होता क्योंकि उनको पता है बहुत हार्ड हो जाता है। सो बोलने का तात्पर्य यह है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है जो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी। सो ये इसमें डिपार्टमेंट में आ जाएगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। ऑफ कोर्स उसके ऑप्शन में यदि वो बोलेगा नहीं तो उसको पैसा लौटा दिया जाएगा, ठीक है ना, कि भाई ले ले पैसा तेरा वापिस। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जो कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आफ्टर फ्यू इयर्स जो ऑप्शन दिया जाता है कि भाई साहब क्या एक
लिखित फॉर्म में, सब सिग्नेचर के थ्रू होता है, उसको पूछा जाएगा इन राइटिंग, डू यू वांट टू कन्वर्ट योर 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स will be converted into 50 या 20 या 200 इक्विटी। वो प्री डिसाइडेड रेशियो रहता है स्टार्टिंग में ही, सो वो रेशियो में वो इसको इक्विटी मिल जाते हैं, तो वो प्रेफरेंस शेयर धारक नहीं रहेगा, उसका प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल होके उसको इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। सो ऐसा प्रकार का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. नॉन कन्वर्टिबल में इसके आंखों में आंसू आ गए, ये कभी कन्वर्ट नहीं होगा, ये जिंदगी भर प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेगा, गधा है तो गधा रहेगा, घोड़ा नहीं बन सकता, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन भी उसको नहीं दिया हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कंपनी ने बोल दिया है कि भाई तू कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे तुम इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते, तुमको इंडिया में कॉल करना पड़ेगा, उसका अलग से पैकेज लेना पड़ेगा, और अलग से पैकेज नहीं मौजूद है तुम्हारे पास। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर जो कन्वर्ट नहीं हो सकता इनटू इक्विटी शेयर्स, उसके पास ऑप्शन दिया ही नहीं गया है कंपनी ने, उसको नॉन कन्वर्टिबल बोलते हैं। तुम बोलोगे कैसे समझता है? कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है प्रेफरेंस तो क्लियर बोलती है क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टिबल, या तो कन्वर्टिबल, या तो बोलेगी नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, जो भी कंपनी के ऊपर है। तो तुमको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तुम कोई कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहते हो तो देखो क्यूमुलेटिव है कि नहीं है। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी केस में क्यूमुलेटिव होगा, नॉन क्यूमुलेटिव होगा तो तुम खुद नहीं खरीदोगे, तुम चाहोगे कि वो क्यूमुलेटिव हो। पार्टिसिपेटिंग, तुम चाहोगे पार्टिसिपेटिंग क्योंकि तुमको डिविडेंड का सेकंड चांस मिलने का रहता है, चांस हो सकता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग तुम दुखी हो जाओगे, भाई एक ही टाइम डिविडेंड मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग में होप रहता है कि भाई तुमको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिले, प्लस कंपनी बंद होने का एक्स्ट्रा मिले। कन्वर्टिबल और भी अच्छा, क्योंकि जब प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाता है इनटू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू ज्यादा रहती है, तो तुम्हारा शेयर बाजार में वैल्यू ज्यादा मिलता है तुमको। सो कन्वर्ट करने का मौका मिले, प्रॉफिटेबल कंपनी तो जरूर कन्वर्ट हो जाने का। क्या सबको यहाँ तक पहले 6 क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, क्या सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर। क्या मैं आखिरी में आऊं रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल में? यस सर। नाउ तुमने 2021 में एक कंपनी है XYZ, उसने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर, कितना हुआ? 1,00,000 रुपया, ठीक है ना। 1,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, ठीक है। नाउ कंपनीज एक्ट या कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 से पहले यदि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया होता था तो लौटाने की तारीख नहीं दी होती तो चलता था, मतलब कि तुम 100 साल तक लौटाओ मत, हर साल डिविडेंड दो, ठीक है, चलता था। बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 आया, कंपनीज अमेंडमेंट, बदलाव, कंपनीज, माउस से थोड़ा कठिनाई होता है मुझे भी लिखने का, अमेंडमेंट एक्ट 1988 में एक बदलाव आया। मेरा हैंडराइटिंग ना तुमको उर्दू लग रहा होगा, लेकिन अभी तुम्हारा प्रॉब्लम है। 1988 में एक बदलाव आया जिसमें गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि जो भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करती है उसको 20 साल के अंदर लौटाना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा। सो एक कंपनी मैक्सिमम 20 साल के लिए इश्यू कर सकती है। सो 2021 का मैक्सिमम तुम कितना तक इश्यू कर सकते हो? 2000, बोलो बोलो, कितने तक इश्यू कर सकते हैं? 41 तक। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? यस सर। और ये जो 2041 में ये जो कंपनी लौटाएगी, जरूरी नहीं 2041 तुम 10 साल के लिए भी इश्यू करो तो भी चलता है, लेकिन तुम अनलिमिटेड टाइम के लिए इश्यू नहीं कर सकते, तुमको कंपलसरी 20 साल मैक्सिमम पीरियड है, ठीक है, 20 साल के ऊपर अलाउड नहीं है। ये जो लौटाते हैं इसको रिडेम्पशन बोलते हैं।
जब तुम प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाते हो, टेक्निकल भाषा में उसको रिडेम्पशन बोलते हैं, और उन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसमें लौटाने की तारीख कंपनी ने दी है, और वो तारीख 20 साल या उससे कम है। उससे ज्यादा कायदे से इश्यू नहीं कर सकते। क्या 2031 तक इश्यू कर सकते हैं? 10 साल चलेगा। 2051 बिल्कुल नहीं, कायदा टूट रहा है क्योंकि 30 साल हो गया। 2021 के बाद 20 साल के अंदर तक ही तुम इश्यू कर सकते हैं। सो ऐसे टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें लौटाने की तारीख दी गई हो, उसके अंदर तुमको लौटाना पड़ेगा, उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। और जो रकम तुम लौटाओगे उसको रिडेम्पशन बोलते हैं, और वो प्रकार के शेयर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिसमें तुमने लौटाने की तारीख नहीं दी गई है, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के बाद कंपनीज एक्ट 56 और कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको इलीगल कर दिया है। इसका मतलब आज के तारीख में तुम यदि प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करो और तारीख ना लिखो तो वो चल नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा तुम 20 साल का इश्यू कर सकते हो। हाँ, इररिडीमेबल डिबेंचर जो अगला प्रकार है जो अपन लेने वाले हैं, उसमें डिबेंचर्स में लौटाने की तारीख नहीं दी तो चलता है। कर्जे का जो डिबेंचर्स है उसमें इररिडीमेबल या नेकेड डिबेंचर्स बोलते हैं, वो चलता है। उसमें लौटाने की तारीख नहीं दी गई तो लीगली अलाउड है। बट प्रेफरेंस शेयर्स में उसको लीगली बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। कंपनी सिर्फ आज की तारीख में दो 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 और ये एक 7 प्रकार इश्यू कर सकती है। तुम पूछोगे 8वां प्रकार क्यों है? प्रकार है, तुम जानने के लिए जरूरी है। एक समय प्रकार लीगल था, आज ये इलीगल है। क्या सबको ये कंसेप्ट समझ में आया? यस और नो? यस सर। अभी ये कितने प्रकार है? 8। तुम ये लर्न करोगे 8 सेकंड के अंदर। इसका मैंने एक स्टोरी बनाया है। बैड लक की म्यूजिक तुमको, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन चल रहा है तो म्यूजिक के बाहर फेंकेगा, तुमको आवाज नहीं आएगा। म्यूजिकल था ये, बट डजेंट मैटर। मैं तुमको स्टोरी के साथ बताऊंगा ये। क्या सब लोग तैयार है सुनने के लिए? Yes, sir. नाउ मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से स्टोरी सुनो, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टोरी के साथ। यहाँ पे अपना ये खत्म हो जाता है, ये स्टोरी शुरू होता है अभी। नाउ बैड लक की म्यूजिक था लेकिन तुमको सुनाई में नहीं आएगा। तुम ध्यान से सुनना। तुम एक पार्टी में जाते हो, तुम्हारा फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है, सोचो। पार्टी, PARTI, पार्टी, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तुम खूब डांस करते हो। क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आया? तुम एक बर्थडे पार्टी में गए हो, ठीक है। पार्टी मतलब पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तुम डांस करते हो, उसके बाद तुम थक जाते हो। वहां पे जैसे एक आइसक्रीम का कॉर्नर रहता है, तुम वहां पे जाते हो, और वहां पे जाकर तुम बोलते हो भाई एक कप में आइसक्रीम देना। देखो, क्यूमुलेटिव कप, क्यूमुलेटिव। तुम पार्टी में जाते हो, डांस करते हो, वहां पे केक के बजाय आइसक्रीम बांटा जाता है, तुमको कप में दिया जाता है। तुम नाराज हो जाते हो, बोलते कप में नहीं भाई, मुझे कोन में देना। कोन, CON, कोन, CON, कोन, कोन में देना। सो तुम एक पार्टी में जाते हो, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तुम डांस करने के बाद वहां पे आइसक्रीम काउंटर रहता है, आइसक्रीम काउंटर तुमको कप में देता है। कप कब? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। तुम बोलते हो कप में मत दे भाई, कोन में दे, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। उतने में तुम्हारी माताजी का फोन आता है रेडमी मोबाइल में, ठीक है। रेडमी, तुम्हारे पास रेडमी का फोन है। रेडमी मतलब रिडीमेबल, इरिडीमेबल। क्या सबको लॉजिक समझ में आया? तुम एक पार्टी में जाते हो, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। डांस करने के बाद एक कप आइसक्रीम, मतलब क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। तुम बोलते हो नहीं, कौन, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। उतने में तुम्हारे माताजी का फोन आता है तुम्हारे रेडमी मोबाइल में। मैं तुमको ठीक 1 मिनट दे रहा हूँ, बिना देखे पॉइंट्स लिख के दिखाओ कितने याद है मेरे स्टोरी के हिसाब से। फटाफट लिखो।
चलो कितने तक याद है? कितने लोग को याद है पॉइंट्स? 8 में से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बोलो कितने लोग को याद है? चलो शुरू करता हूं मैं। सार्थक कितना याद है? सर 8। पार्थ? पार्थ का मैसेज आया 8। श्वेता? 8 सर। वेदांत? वेदांत का ढंग का समझ गया, कोई बात नहीं, 8 बोला तू। सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।